माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यदि स्मॉल p कोई प्राइम नंबर हो और स्मॉल a कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, स्मॉल p कोई प्राइम नंबर हो और स्मॉल a कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, और यदि प्राइम किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, यदि कोई प्राइम किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, देन दैट प्राइम विल डिवाइड दैट पॉजिटिव इंटीजर आल्सो। तो वह प्राइम नंबर p उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि कोई प्राइम नंबर p यदि डिवाइड कर रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। यदि कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। आइए आज की इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह एक इरेशनल नंबर होता है। वह प्राइम नंबर चाहे 2 हो, 3, 7, 11, 13, 17, कोई सा भी प्राइम नंबर हो, उसका जो स्क्वायर रूट होता है एक इरेशनल नंबर होता है। किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमें आज प्रूव करना है। तो एक हम प्रूव करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को प्रूव कर सकते हो कि इरेशनल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो हम इसका जस्ट कॉन्ट्रेरी लेते हैं, इसका जस्ट विरोधाभास लेते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। और यदि हम रूट 2 को रेशनल नंबर मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, हमें पहले से पता है, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर कभी 0 हो जाए तो नंबर जो आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। तो हम इसको रेशनल मान करके चलते हैं। क्या मानेंगे? लेट अस एज्यूम टू द contrary that root 2 is a rational. Let us assume to contrary that root 2 is a rational. So we can find integers small p and small q where q does not equal to 0. We can find integers p and q such that root 2 equal to p by q. अब हम मान कर चलते हैं कि p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। यानी कि जरूर हम मान कर चलते हैं इसको कि p और q का कोई न कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि उस कॉमन फैक्टर से p भी डिविजिबल होगा और q भी डिविजिबल होगा। जो कॉमन फैक्टर है यदि उसी फैक्टर से हम p को भी डिवाइड कर दें और q को भी डिवाइड कर दें, तब p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह जाएगा। तो अब क्या करते हैं, सपोज p and q have a common factor. Suppose p and q have a common factor other than 1. मान लेते हैं p और q के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है और उसी कॉमन फैक्टर से हमें डिवाइड करना है। So we divide by the common factor to get, क्या मिलेगा जब उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे p और q को, तो रूट 2 इक्वल टू क्वोशंट मान लेते हैं r जाता है, और जब q को डिवाइड करेंगे उस कॉमन फैक्टर से मान लेते हैं क्वोशंट क्या जाता है, s जाता है। तो यहाँ पर r और क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। यानी कि r और s का कॉमन फैक्टर अब 1 के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। वेयर r एंड s क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। r एंड s आर को प्राइम।
आर को प्राइम। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग वो साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे हमें मिलेगा क्या, 2 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। आर वी कैन राइट इट 2s स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें एक बात पता है कि यदि कोई नंबर मान लीजिए 18 है, यदि हम 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है इसका फैक्टर क्या होगा, 2 भी होगा और 9 भी होगा। 2 से भी डिविजिबल है 18, 9 से भी डिविजिबल है, तभी तो हम 18 को 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है। तो 2 इंटू 9 यानी कि 18 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर यदि हम 2 इंटू 3 लिखें तो आपको पता है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 18, 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 18, दिस 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 18। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर के रूप में आपको दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई के रूप में जो जो नंबर लिखे गए हैं, सब के सब क्या हैं, 18 के फैक्टर्स हैं। तो यानी कि 2 डिवाइड्स 18 अथवा कहें 3 डिवाइड्स 18, यानी कि 2 से पूरी तरह से 18 डिविजिबल है, 3 से पूरी तरह से 18 डिविजिबल है। यानी कि जो जो फैक्टर के रूप में आते हैं, कोई भी फैक्टर जिसका वो फैक्टर है उसको पूरी तरह से डिवाइड कर ले जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक तो 2 और दूसरा एस स्क्वायर। दैट मीन्स आर स्क्वायर को 2 भी डिवाइड कर ले जाएगा और एस स्क्वायर भी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, 2 डिवाइड्स व्हाट, आर स्क्वायर। इसका मतलब है क्योंकि 2 आर स्क्वायर का फैक्टर है, आर स्क्वायर के फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा गया है, तो प्रत्येक क्या हुआ, 2 भी एस स्क्वायर भी आर स्क्वायर का फैक्टर हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 डिवाइड्स आर स्क्वायर। अब जब 2 आर स्क्वायर को डिवाइड कर ले जा रहा है और इसका मतलब क्या निकला, दैट मीन्स सो सिंस 2 डिवाइड्स आर स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स आर। क्यों 2 आर को क्यों डिवाइड कर ले जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक थ्योरम बताया, जैसे मैंने वीडियो शुरुआत की वैसे ही मैंने एक थ्योरम बताया, क्या, इफ P is a prime, if P is a prime and P divides a square, then P divides a, where a is any positive integer, where a is a positive integer, जहां पर a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इस कारण से सिंस इफ p is a prime and p divides a square, then p divides a, दिस इज अ थ्योरम। इस थ्योरम से हमें क्या मिला कि यदि कोई प्राइम 2 जो है आर स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वह प्राइम 2 जो है वो आर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, यदि 2 जो है आर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है जब आर को डिवाइड करेंगे 2 से तो कुछ ना कुछ क्वोशंट जाएगा और रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब हम आर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो मान लीजिए क्वोशंट सी जाता है, क्वोशंट सी जाने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होगा, 2 इंटू सी इक्वल टू आर आएगा, 2 इंटू सी इक्वल टू आर आएगा। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 है, यदि रिमाइंडर 0 ना होता तो आर इक्वल टू क्या होता, 2 इंटू सी प्लस 0 आता। लेकिन 2 इंटू सी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, तो आर इक्वल टू हम 2 सी लिख सकते हैं। जहाँ पर सी क्या है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आर को, तो जो क्वोशंट जा रहा है वही सी है। तो क्या होगा, सो वी कैन राइट इट व्हाट, 2c इक्वल टू व्हाट, आर। क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अब क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग कर देना है दोनों साइड की। दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड वी हैव, क्या मिलता है हमें, स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा क्या, 2c स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और वी कैन राइट इट 4c स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पर हमने लिखा है 2s स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मानिए।
और इक्वेशन 1 की जो आर स्क्वायर की वैल्यू है कितनी है 2s²। तो आर स्क्वायर से हम यही वैल्यू रख देते हैं 2s²। कहाँ पर, यहाँ पर। आर वी कैन राइट इट 4c² इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2s²। 2s²। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें ये मिला। और क्या हुआ, दोनों साइड से 2 इज कैंसिल बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, देन वी गेट व्हाट 2c² इक्वल टू s²। बिल्कुल वही बात जो मैंने यहाँ पर की हुई थी। क्या, यदि आर स्क्वायर को 2 इंटू s² लिख सकते हैं, देन 2 डिवाइड्स r²। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी है। और वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट व्हाट 2 डिवाइड्स व्हाट s²। और यदि 2 डिवाइड करता है s² को, दैट मीन्स सो व्हाट 2 डिवाइड्स s आल्सो। यदि 2 डिवाइड करता है s², कोई भी प्राइम किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वह प्राइम उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। और इससे क्या मतलब निकलता है 2 डिवाइड्स s का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 2 डिवाइड्स r, तो 2 डिवाइड्स r का क्या मतलब था, इट मीन्स दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ r। 2 इज ए फैक्टर ऑफ r। यहाँ पर क्या मतलब 2 डिवाइड्स s का क्या मतलब है, दैट मीन्स it means that 2 is a factor of s। तो हम यहाँ पर पा रहे हैं 2 is a factor of r। यहाँ पर क्या मिला हमें 2 is a factor of r, और यहाँ पर मिला है 2 is a factor of s। इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या पाते हैं, लिख सकते हैं हम। यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम यहाँ पर इतना इरेज कर देते हैं और उसके बाद लिखते हैं। आप तब तक नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या पाया, 2 इज ए फैक्टर ऑफ r एंड 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ s। देयरफॉर वी कैन राइट हियर देयरफॉर r and s have at least 2 as a common factor। इसका मतलब r और s के पास 2 जो है ये कॉमन फैक्टर के रूप में होगा, यानी कि 2 r को भी डिवाइड कर रहा है और s को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है r और s का। जबकि हमने यहाँ पर दिखाया था कि r और s का जो है, r और s का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। कैसे, क्योंकि वेयर r एंड s आर को प्राइम का मतलब क्या है, r और s को प्राइम है। इसका मतलब है r और s का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर r और s का कौन है, 1 है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 2 जो है ये r और s का फैक्टर है, जबकि यहाँ कह रहे हैं 1 के सिवाय कोई है नहीं। तो यानी कि ये जो बात है, जो हमने पहले मान रखा था, जो हमने सॉल्व कर रखा था, जस्ट इसका विरोध कर रहा है ये बात। ये अभी जस्ट जो मैंने अभी निकाला, ये इस पहले माने हुए बात का विरोध कर रहा है। मानी हुई बात जो पहले से थी उसी का विरोध कर रहा है ये। तो लिखेंगे दिस contradicts the fact that, यह जो है इस बात का विरोध करता है, इस फैक्ट का विरोध करता है क्या, that r and s have no common factor other than 1। यह इस बात का विरोध करता है, ये जो बात है ये इस बात का विरोध कर रहा है। किस बात का, कि r और s का जो है 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फैक्ट दैट r एंड s आर को प्राइम, चाहे जो आप लिख सकते हैं। दिस कंट्राडिक्शन, और ये जो कंट्राडिक्शन आ रहा है ये हमारे गलत मानने से आ रहा है। हमने गलत क्या माना था,
रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। यही तो हमने गलत माना था। यदि वही गलत नहीं मानते तो ये गलती, यह विरोधाभास आता ही नहीं। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption क्या था? रूट 2 is a rational. So we conclude that root 2 is a irrational. आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसी तरह से आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी इरेशनल प्रूफ करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी इरेशनल प्रूफ करना है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको आप इरेशनल प्रूफ करेंगे इसी तरह से। तो आइए इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है आपका, क्या? सो दैट 5 - 6 रूट 3 इज इरेशनल। आपका एग्जामिनेशन में रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर और रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, इस तरह से ये क्वेश्चन अथवा ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, सो दैट 5 - 6 रूट 3 इज इरेशनल। बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन भी करना है। हमें मान लेना है कि 5 - 6 रूट 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेट अस assume to contrary let us assume to the contrary that 5 - 6 रूट 3 इज ए रेशनल। यदि हम इसको रेशनल मानते हैं तो हम p और q कुछ इंटीजर्स ले सकते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स। सो वी कैन फाइंड कोप्राइम p and q where q does not equal to 0, p and q such that 5 - 6 रूट 3 इक्वल टू p by q। हमें पता है p और q क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए 5 - 6 रूट 3 इज रेशनल, और यहाँ पर दे दिया जाए रूट 3 + 7 इज रेशनल, अथवा दे दिया जाए रूट 3 × 5 + 11 इज रेशनल, इस तरह के यदि क्वेश्चंस दिए जाएं आपको, तो पहला काम ये करना है आपको, जो नंबर दिया गया है जिसको कि इरेशनल प्रूफ करना है, पहला काम ये करिए कि उसको रेशनल नंबर मान लीजिए। यदि रेशनल नंबर मान लेंगे तो उसको आप p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आपने दिखाया इसको। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट यदि इरेशनल होता है तो आप क्या करेंगे, इस इरेशनल नंबर को जो कि रूट 3 है, यहाँ पर रूट 3 क्या है? इरेशनल है, आपको पता है। तो रूट 3 को जो है आप वन साइड रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को हम ट्रांसपोज करके अनदर साइड ले जाएंगे। यानी कि रूट 3 को यदि हम लेफ्ट साइड रखते हैं तो बाकी सारे नंबर्स को हमें क्या कर लेना है? राइट साइड लेकर चलना है। आइए देखते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 5 को ट्रांसपोज करते हैं, क्या मिला? 6 - 6 रूट 3 इक्वल टू p by q -5। और अब क्या करना है, हमें इधर रूट 3 तो बचाना है केवल, तो क्या करेंगे? -6 से दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे? नहीं, -1 का पहला काम करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि पहला काम इसको पॉजिटिव बनाइए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1 वी विल गेट 6 रूट 3 इक्वल टू -p by q +5। -1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे +6 हो जाएगा। अब इधर -p by q +5 हो जाएगा। और नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6। अब क्या करना है, 6 से दोनों साइड से डिवाइड करना है, लेकिन पहला काम ये करेंगे कि इसको लिख देते हैं प्रॉपर फॉर्म में। क्या होगा? q × 5
इट विल बी इक्वल टू q इंटू 5, दैट मीन्स 5q, और यहाँ पर क्या होगा माइनस ऑफ p होल अपॉन q। यहाँ पर क्या है 6√3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, व्हाट वी गेट √3 इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस 5q अपॉन 6q। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, √3 इक्वल टू माइनस p प्लस 5q अपॉन 6q आया। आपको एक बात पता है, p 5q 6 ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यहाँ पर लिखेंगे हियर p q 5 and 6 are integers and q does not equal to 0। यहाँ पर 6 0 खुद नहीं है, q तो 0 है नहीं, q does not equal to 0। सो यदि q 0 नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि इंटीजर प्लस इंटीजर, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर होगा, और इंटीजर प्लस एनी इंटीजर इक्वल टू इंटीजर, और 6 इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर आएगा, और ये नॉन जीरो इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो लिखेंगे सो माइनस p प्लस 5q अपॉन 6q इज ए रेशनल, इम्प्लाई दैट यदि ये रेशनल है, therefore √3 is also rational। हमें पता है यदि कोई भी नंबर रेशनल हो गया तो उसके इक्वल जो नंबर है वो भी तो रेशनल होगा। √3 is also rational, और √3 भी रेशनल हो गया, जबकि हमें पता है कि √3 हमने प्रूफ कर लिया है पहले से ही कि √3 क्या है, हमेशा एक इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, दिस ये जो है इस बात का विरोध करता है, जो कि फैक्ट है कि √3 क्या है, इरेशनल। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 is irrational। This contradiction has arisen because of our wrong assumption that क्या रॉन्ग एजम्पशन था, 5 minus √3 is a rational। 5 minus 6√3 is a rational। So we conclude that 5 minus 6√3 is irrational। शायद आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए उसको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। आइए देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपके एक्सरसाइज में दिया गया है। एक्सरसाइज 1.3 आपको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का 1.3, और उसमें कुछ एक क्वेश्चन है आपका 1/√2, इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम इसको किस तरह से करें। आप इसको जिस तरह से √2 को इरेशनल प्रूफ किया गया है, √2 को उस तरह से भी इसको कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ पर किया। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जो नंबर दिया गया है, इसका जो डिनोमिनेटर है आपको पता है यह एक इरेशनल नंबर है। तो पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज का मतलब हुआ रेशनल नंबर बनाइए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/√2 दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 में भी √2 का मल्टीप्लाई करें और √2 में भी क्या करें, √2 का मल्टीप्लाई करें, रहेगा तो 1/√2 ही वैल्यू आएगी। क्या आएगा, √2 अपॉन √2 इंटू √2 क्या आएगा, 2 आएगा।
अब यहाँ पर 1/√2 चाहे तो हम इरेशनल प्रूफ करें, चाहे तो प्रूफ करें क्या, √2/2। तो जब हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना हो तो हम यहाँ पर √2/2 को इरेशनल प्रूफ कर लें, काम क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए देख लेते हैं। यदि आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको पता है किसको प्रूफ करेंगे, आप इसको प्रूफ करेंगे। इसको रेशनलाइज किया, इतना आया। अब क्या मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम टू कंट्री दैट √2/2 इज ए रेशनल, दैट इज दिस इज ए रेशनल। तो जब √2/2 इज ए रेशनल कहेंगे, इज ए रेशनल, एज्यूम करेंगे आप इसको, एज्यूम जब आप करेंगे √2/2 इज ए रेशनल, और रेशनल इसको जैसे ही जूम करेंगे तो इसको, इसका मतलब है कि √2/2 इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल टू मिलेगा 2p/q। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2pq, सब के सब इंटीजर्स हैं, 2p आल्सो q इंटीजर्स, सो यू कैन से दैट 2p/q इज ए रेशनल। और यह रेशनल यदि हो गया इज ए रेशनल, और यदि ये रेशनल हुआ तो इसके इक्वल √2 भी है, तो √2 इज आल्सो रेशनल, इज आल्सो ए रेशनल। और यदि ये रेशनल हुआ, जबकि आपको पता है √2 इरेशनल होता है, तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज, यह इस बात का विरोध करता है कि √2 इरेशनल है, तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। This contradiction has arisen because of our wrong supposition that √2/2 is a rational. So we conclude that √2/2 is irrational, और √2/2 is irrational, that is 1/√2 is irrational. अब आपको NCERT से जो आपका एक्सरसाइज 1.3 है, इसके हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और अदर बुक्स से भी यदि आपको मौका मिलता है तो अदर बुक्स से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप उसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बताएंगे, और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।